नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश वायदा का फायदा में, जहां पर आज हम बात करेंगे यहां पर जीरा और ईसबगोल की, और दोनों ही कमोडिटीज में ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं। जीरे की अगर बात करें तो यहां पर सप्लाई में गिरावट के कारण ये खबरों में रहा है। अप्रैल के भाव रिकॉर्ड हाईज तक तो पहुंचे ही, जीरे की चोरी और बाजार में नकली जीरा भी सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में कैसी रहेगी जीरे की चाल और आने वाले वक्त में कहां तक जा सकते हैं भाव, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के सेक्रेटरी तेजस गांधी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तेजस जी, आपसे ही जानना चाहेंगे पहले, और जिस तरह की फसल की बातें यहां पर जीरे को लेकर हुई हैं, उसका सीधा फायदा हमने यहां पर भावों में आता हुआ देखा। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम था यहां पर, और जो जिस तरह की आवक बाजार में आई वो भी काफी रुक रुक के थी। लेकिन जो करंट भाव अब यहां पर बन चुके हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मनीषा जी, जब फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस होल्डर्स की बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, तब हमने क्रॉप निकाला था, 70 लाख का हमने क्रॉप निकाला था। लेकिन उसके बाद काफी वेदर डिस्टर्बेंसेस काफी आए हैं, उसके चलते हुए क्रॉप में फिगर्स में थोड़ी सी मेरे ख्याल से गिरावट आई होगी। मैं मानता हूं कि जो फिगर्स फेडरेशन ने दिए थे, करीब 10-12% का फर्क पड़ेगा उसमें। और आगे जाके देखें तो डिमांड सप्लाई हैंड टू माउथ है। सप्लाई तो कम ही है, डेफिनेटली कम है। जैसे आपने भी अभी बताया कि कैरी ओवर स्टॉक भी कम था। एंड इंडिया एट द मोमेंट, सिर्फ इंडिया इज द ओनली सप्लायर इन द वर्ल्ड, तो भाव ज्यादा गिरने की भी कोई संभावना नहीं है। एक्चुअली अगर पिछले साल की फसल भी देखी जाए तो वो 3 साल में सबसे कम थी, और इस साल की फसल पिछले साल से भी कमजोर है, और जो पहले के अनुमान थे उससे भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यानी कि कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर भाव आपको बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आए। धनंजय, जो एक बहुत बड़ी बात जीरे में ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पर क्वालिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। आप क्वालिटी यहाँ पर काफी क्लोजली देखते हैं, किस तरह की क्वालिटी और किस तरह की अवेलेबिलिटी फिलहाल यहाँ पर बाजारों में है? मनीषा जी नमस्कार। पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो हमें पता था कि गुजरात और राजस्थान में माल कम आएगा। पक्के आंकड़े नहीं थे, बारिश का दौर चालू रहेगा, कितना डैमेज होगा वो हमें पता नहीं था। लेकिन अब जीरा पूरी तरह खेत में से निकल गया है, किसानों और व्यापारियों के पास आ गया है। जीरा हर साल 70 से 75 लाख बोरी का कंजप्शन है हमारे पास, और हर साल 20 से 25 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड होता था जीरा, लेकिन यानी टोटल 90 लाख बोरी होता था। लेकिन इस साल हमारे पास 50 से 55 लाख बोरी ही जीरा है, अनुमान है हमारा, और कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 5 से 7 लाख बोरी। इसका मतलब 60 से 65 लाख बोरी जीरा है हमारे पास। तो हम लोग -17-18 लाख कम से कम हम है पीछे है। तो वो अगर देखने जाए तो जीरा इस साल कम से कम 380-90 के नीचे जीरा बिकेगा नहीं। ये एक बॉटम आ गया, जो सबको पता चल गया पूरे हिंदुस्तान को कि 380-90 के नीचे जीरा आज जाना नहीं है अभी इस वक्त से। बात अब यहाँ पर इस चीज की भी कर लेते हैं कि जिस तरह के प्राइसेस अब यहाँ पर तेजस जी देखने को मिले हैं, कितनी लेवाली है? क्या बाजार इन नए प्राइसेस को डाइजेस्ट कर पाया है, कस्टम्ड हो गया है? क्या हम समझ गए कि इसके नीचे अब भाव जाने वाले ही नहीं है? अब शुरुआत में तो काफी अनसमझ था मनीषा जी कि इतने हाई प्राइसेस सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आती गई, जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होता गया, अभी मेरे ख्याल से डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ये प्राइसेस अभी एक्सेप्ट होने लगे हैं। और ये जो डिमांड सप्लाई की जो गैप है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और धनंजय जी, एक्सपोर्ट्स के क्या नंबर्स हैं फिलहाल? एक्सपोर्ट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इस भाव से अगर चाइना 20-25 हजार टन लेके जाएगा तो धूम मचा देगा। तो बस उसी प्रकार से थोड़ा भी मार्केट थोड़ा कम होता है तो वापस चाइना और बांग्लादेश लेने आ जाते हैं। अभी बात हम देखेंगे तो 2-3 दिन के अंदर 60 से 70 कंटेनर का व्यापार हुआ है चाइना का, जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि बाजार घटने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर है। तेजस जी, जैसे आपने कहा और आप दोनों ने ही कहा एक्चुअली कि अब किसानों के हाथ से ये माल निकल चुका है। अब जो भी माल है यहाँ पर प्रोसेसर्स, स्टेक होल्डर्स, स्टॉकिस्ट, कारोबारियों के हाथ में ही है। अब यहां से तो किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां से पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि किस तरह की मांग है, कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, किस तरह के हम एक्सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं, और डोमेस्टिक डिमांड कैसी है। तो अब आपको इन स्तरों से क्या लगता है, कितनी तेजी और बन सकती है? क्योंकि जो पहली तेजी थी वो 42,000 के आसपास आके रुकी है, और अब हम 38 और 42 के बीच में यहाँ पर भाव अटकता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है कुछ और गिरावट आएगी इससे पहले कि लेवाली आए?
मनीषा जी, मैं इस बार ये समझता हूँ कि जीरे में अप एंड डाउन बहुत रहेंगे। जीरे में जर्क्स बहुत आएंगे कि कभी 20 रुपया घटेगा, कभी 20 रुपया वायदे में बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल तेजी का रूप बना रहेगा इस साल। हालांकि अभी आप समझिए कि सीरिया, अफगानिस्तान और चाइना का क्रॉप अभी बाजार में आना बाकी है, बट स्टिल भी अगर उनका क्रॉप सही भी आए तो ज्यादा गिरावट की, जैसे धनंजय जी ने बताया 380-90 के नीचे जीरा जाएगा नहीं। और ऊपर मेरे ख्याल से ऊपर के स्तर में तो आई एम नॉट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ फिश, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू स्पेक्यूलेट, लेकिन इस यहाँ से अच्छी तेजी बन सकती है। ऑलराइट जी हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है बाजार को ये समझने में कि कितनी तेजी यहाँ से और आ सकती है, लेकिन सभी का एक बात जरूर मानना है कि यहाँ से भी तेजी है। लेकिन धनंजय, क्या लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं? क्या अभी भी माल पकड़ रहे हैं? कितनी तेजी की उम्मीद आपको है यहाँ से? जब तक जीरा मंडियों में बिकवाली के लिए नहीं आता तब तक उसका मालिक किसान है। अभी के जो किसान है वो पढ़े लिखे, उनके बच्चे लोग भी स्मार्टफोन वापर रहे हैं, तो वायदा बाजार देख के वो माल बेचने आ रहे हैं मार्केट मंडियों के अंदर। अभी वायदे में समझो बाजार 5-7 रुपए या 10 रुपए डाउन होता है तो मंडियों में आवक कम हो जाती है। और वायदे में अभी मार्केट बढ़ जाता है तो किसान माल बेचने फटाफट आ जाता है। तो वो हिसाब से लग रहा है कि किसानों के हाथ में ये पकड़ आ गई है, वो भी व्यापारी बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस भाव से बाजार घटने की कोई संभावना नहीं है। और बाकी रहा बढ़ने का बात, तो इस भाव से किलो में 50 से 60-70 रुपए की तेजी अभी भी बाकी है। तो क्योंकि हमें क्योंकि और 250 दिन निकालना है जीरे के लिए अपने को, और बैलेंस 40% माल किसान ऑलरेडी माल मार्केट में लेके आ गया है, तो 60% माल बचा है। और 250 दिन बाकी है हमारे पास, तो वो हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 60 से 70 रुपए की तेजी और बाकी है इस जीरे के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ से तेजी बरकरार है। एक और मुद्दा जो यहाँ पर निकल के आया है, और तेजस्वी आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी सारी खबरें रही हैं कि जीरे में चोरी होती हुई नजर आई है। जीरे में जो मिलावट है या जो फेक जीरा है वो कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं हर 2-3 साल में जब भी जीरे के भाव बढ़े हैं, हमने वो खबरें यहाँ पर फिर से आते हुए देखी हैं। छापे भी मारे जाते हैं, हर बार माल पकड़ा भी जाता है और काफी हार्मफुल भी वो रहता है कंजम्पशन के लिहाज से। उसके लिए यहाँ पर अब इंडस्ट्री उसे कैसे देख रही है? मनीषा जी, ये जैसे कि अभी आपने बताया कि दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर द इंडस्ट्री। फेडरेशन की तरफ से हमने करीब 3-4 साल पहले काफी शिकायतें की थी। कॉमर्स सेक्रेटरी हैड विजिटेड ऊंझा मार्केट, और उस वक्त भी हमने काफी उनसे चर्चा विचारणा की थी। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का इश्यू है, गवर्नमेंट को सब पता है, तो गवर्नमेंट को इस पे मेरे ख्याल से थोड़ी जो स्टेप लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। ऑलराइट, धनंजय आप कैसे देखते हैं, क्योंकि स्पाइसेस मार्केट में बैठते हैं आप, हर तरह की चीज वहां पर मिलती है, कैसे देखते हैं आप क्वालिटी की चिंता है? क्वालिटी के लिए तो ये साल बहुत तकलीफ होने वाली है। और बाकी आपने जो बात की मिलावट वाली, तो क्या है 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको तुरंत अमीर बनना है, लेकिन अभी उनके लिए सरकार आवाज उठा रही है और गुजरात गवर्नमेंट भी उसके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है। तो मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा कुछ ब्रेक लगेगा। तो जहां तक मिलावट की चिंता है वो ऑफ कोर्स कोई नई नहीं है, लेकिन कारोबारी इसमें शामिल होते भी हैं। हम खबरें देख चुके हैं कि किस तरह की फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, चाहे वो हल्दी बनाने के लिए या जीरा बनाने के लिए, जो एक्चुअल में ये सब कमोडिटीज होती ही नहीं है और काफी हार्मफुल भी रहती हैं। तो ऑफ कोर्स सपोर्ट यही है कि आप सही जगह से खरीदें। और जहां तक भावों की यहां पर बात है, यहां पर और तेजी बरकरार रह सकती है। सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑल टाइम हाई जीरा में भी अभी भी इतने स्ट्रांग हैं कि यहां से बढ़त देखने को मिल सकती है। तो 38 के नीचे फिलहाल जीरा यहां पर नहीं लगता इंडस्ट्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, तेजस जी, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और जीरे के बाजार में वो तमाम बातें भी करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और इसके बाद अब बात करेंगे ईसबगोल की। ये नया वायदे में आया है, लेकिन यहां पर भी हमने ऑल टाइम हाइज बहुत जल्दी बनते हुए देखे हैं। यहां पर क्या है फंडामेंटल्स, क्या है कंसर्न्स, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर में एमएसएमई के योगदान पर खास चर्चा, और जानिए देश भर से आए वो कौन से एमएसएमईज हैं जिन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब। सिम्फनी प्रेजेंट्स थिंकर्स ऑफ टुमारो ग्रैंड फिनाले इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। अपने बिग बॉस जब एमडी थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे, और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब,
अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। लेट्स क्लोज द डील। थैंक यू। वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर, LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान, रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ। सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9-300-300-300। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। बैकपैक में भर के ख्वाबों का दम, बढ़ते कदम को देके रिदम, थकते फिसलते संभलते बढ़ते चले हम ठंडी हवा से लड़ते। यार आज फिर से लाइट नहीं है, ऐसे में हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी यार? ट्रेनिंग तो जरूर होगी। एकेडमी का लाइट तो सोलर पावर से ऑन हो गया, अब अपनी पावर ऑन करे। होगी रोशन हर रात, तू चल दे पावर को ग्रीन सिग्नल। जुड़िए न्यूज 18 नेटवर्क और टाटा पावर के सस्टेनेबल इज अटेनेबल मिशन से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज की धूम। दर्शकों के बेशुमार प्यार ने इसे बनाया YouTube और Facebook पर नंबर 1। व्यूज में अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे। मार्केट की असली आवाज CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस चैनल। हम अक्सर कुछ चुनिंदा टियर 1 शहरों के स्टार्टअप्स को ही लाइमलाइट देते हैं, और यही सोच बदलने के लिए CNBC TV18.com हिंदी लेकर आया है ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब। नॉट कूल। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। NCDX पर हाल ही में ईसब गोल्ड सीड का वायदा शुरू हुआ और खुलने के दूसरे ही दिन कीमतों में अपर सर्किट लगा। भाव अब भी ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं। क्या है कारण और कहां तक चढ़ सकते हैं इसके दाम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा एंड प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोप्राइटर जिग्नेश नैया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पुखराज जी, ईसब गोल्ड के भाव तो पहले ही चढ़ रहे थे, एक्सचेंज का वायदा थोड़ी देर से आया, लेकिन जैसे ही आया यहाँ पर पार्टिसिपेशन, ओपन इंटरेस्ट हमने तुरंत ही बाजार में आता हुआ देखा, एज इफ इस कमोडिटी का बाजार को इंतजार था। एज ऑफ नाउ जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, कैसे देखते हैं आप वो और भाव सामने? देखिए मनीषा जी, फंडामेंटल बहुत मजबूत है इसके। 27,000 बोरी 28,000 बोरी की खपत के सामने 20 लाख बोरी की फसल है, और पीछे का कैरी और स्टॉक लगभग नील जैसा 50,000 से 1 लाख बोरी का है। तो ये तो निश्चित हो गया कि 6 से 7 लाख बोरी ईसबगोल्ड सोल्ड रहेगा, जो कि अब की फसल के हिसाब से 25% है। मनीषा जी, इसमें हुआ ये कि पहले पाले से नुकसान हुआ, फिर गर्मी ज्यादा पड़ी, और उसके बाद में जो ओले और बरसात हुई उसमें जीरा को तो कम नुकसान पहुंचा, पर ईसब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया। तो यहाँ किसान को भी पता था, व्यापारियों को भी पता था, और इंडस्ट्री को भी पता था कि नुकसान बहुत हो गया है, पर ये नुकसान की बहुत ज्यादा बातें बाहर नहीं आई।
पर जैसे जैसे किसानों की तरफ से ये निकलने लगा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, राजस्थान विधानसभा में भी इस पर क्वेश्चन उठा, मुख्यमंत्री ने भी इस पे अपना स्टेटमेंट किया और जगह जगह किसानों ने प्रदर्शन किया, तो एकदम जाहिर हो गया कि इसकी फसल को बहुत नुकसान हो चुका है। अब ऐसे के अंदर इसबगोल की जो खपत है मनीषा जी, जो 28 लाख की खपत है, उसमें 40% हिस्सा आपके यूएस का है, 30% हिस्सा यूरोप का है और बाकी 30% हिस्से के अंदर डोमेस्टिक हो गया, भारत की खपत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की खपत है। जीरे का प्रयोग, ये इसबगोल का प्रयोग यूएस में तो पाउडर के रूप में किया जाता है, यूरोप में ये अनाज में मिला के खाया जाता है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जैसा कि पता है अब मल्टीग्रेन आटा में भी लगने लगा है, पर आमतौर पर इसको दवा के रूप में, कब्ज की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो खपत है उसमें तो कमी नहीं आई, पर इस बार प्रोडक्शन में कमी आ गई। तो हर दिन जो नए भाव बन रहे हैं, जिस तरह से जीरा के बन रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि इसके भाव क्या बनेंगे। ऐसे लोगों से जो बात होती है आमतौर पर, वो कोई 40,000 के भाव बता रहा है, कोई 35,000 के भाव बता रहा है, कोई 50,000 के भाव बता रहा है, पर इस भाव का कोई और छोर नहीं है, पता नहीं क्या भाव बन जाए। मैं कई बार लोगों से कई बार पूछते हैं लोग कि ऊपर में क्या भाव बन सकते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि किसी ने सोचा था क्या 9,000 की काली मिर्च 72,000 रुपए हो जाएगी। इस तरह की घटना यदि शॉर्ट फसल में होती है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भावों पे ये कहना कि क्या भाव बन जाएंगे ये तो ठीक नहीं है, पर इस दोनों आइटम में मंदी की जगह नहीं है मनीषा जी। जैसे आपने कहा खरीदारी के स्तरीय अभी भी हैं और क्लियरली जनवरी में यहाँ पर 15-16 हजार के भाव थे, 25,000 के आसपास हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा बाजार तो मानता है कि 30-40 भी यहाँ पर ऊपर में पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिग्नेश जी ये सवाल आपसे है कि क्या इन स्तरों पर कुछ मांग रुकती है या फिर जैसे पुखराज जी ने कहा कि फंडामेंटल्स इतने तेज हैं कि कमजोरी की वजह ही नहीं है, तो खरीदारी हर स्तर पर आ रही है? फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग ही है। जैसे पुखराज जी मेरे से भी काफी पुराने जानकार है इस चीजों के जी। तो मेरे ख्याल से स्पॉट मार्केट में अभी 22,000 से 22,500 का स्पॉट में ट्रेडिंग है। वायदा चालू हुआ तब 24,200 में ओपन हुआ और ऊपर में 25,500-600 के लेवल भी जाके आया, लेकिन अभी रुक जाने का एक ही कारण है कि ट्रेडिंग अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो हायर भाव पे फार्मर सेलर है, क्योंकि राजस्थान साइड से और गुजरात दोनों साइड से फार्मर जो माल मंडियों में बेचने आता है उसको कैश नकद चाहिए, तो वो नकद की भी कमी मार्केट में थोड़ा परेशान कर रही है एक आध हफ्ते से। तो इसके कारण थोड़ी डिमांड रुकी हुई है। इंडस्ट्री वाले हर लेवल पे नीचे में बायर ही रहेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड सेलिंग कमोडिटी है। 85-90% इसका एक्सपोर्ट है, तो अपने इंडिया से और छोटा मोटा क्रॉप पाकिस्तान का है, बाकी इंडिया के ऊपर ही फॉरेन के जो इम्पोर्टर्स है वो निर्भर रहते हैं। तो गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में भी सोच रही है, राजस्थान और गुजरात दोनों गवर्नमेंट, क्योंकि इससे अपने को फॉरेन करेंसी अर्न होती है और फार्मर को भी कंटिन्यूसली बेनिफिट्स मिलेगा और ग्रोइंग एरिया भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्ट को मतलब वर्ल्ड वाइड कैटर करने के लिए इंडस्ट्री को भी थोड़ा आगे आना चाहिए और इसको मतलब एक ट्रेडिंग या तो स्पेकुलेशन नहीं समझे वो लोग, वो लेकिन इसको ये समझे कि ये हेज और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे ये एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ना, तो आगे जाके इनको फायदा रहेगा। और स्पॉट मार्केट में देखो ना तो लास्ट ईयर से अभी 50% अराइवल हो गई है। लास्ट ईयर इस टाइम पे 35-40,000 की अराइवल थी, अभी 12 से 15,000 बैग की अराइवल आ रही। तो जिग्नेश जी स्पॉट में जिस तरह से आपने कहा कि जैसे जैसे खरीदारी यहाँ पर आते जा रही है, बाजार में आता जा रहा है, पैसे की जरूर थोड़ी सी किल्लत यहाँ पर आसपास में है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि फसल उतनी ही है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी हमें पता है, तो नंबर्स तो सारे बाजार के सामने यहाँ पर हैं ही, आगे जिस तरह की मांग है और जैसे आपने कहा 85-90% एक्सपोर्ट ही होता है और कोई विकल्प है भी नहीं इसबगोल के लिए फिलहाल, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं भाव? आप कैसे देखते हैं डिमांड आगे? मेरे को लगता है तब तक 32,000-35,000 का लेवल एक हाई दिख सकता है स्पॉट मार्केट में, लेकिन वो आगे जाके सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि वो हायर रेट पे इंडस्ट्री वाले फिर एनकरेज नहीं होंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टर्स जो 5-6 कंपनियां हैं
उन लोगों के पास भी 2 साल के बफर स्टॉक रहते ही है, तो वो कंटिन्यूअसली एग्रेसिव होके बाइंग भी नहीं करते हैं। उन्होंने जो फॉरवर्ड सौदे जो लेने थे वो उन्होंने दिसंबर जनवरी में ऑलरेडी ले लिए। तो अभी जो फॉरवर्ड सेलिंग का है, उनका जो बाइंग करना है एक्सपोर्टर इंडियन को, तो वो लोग ही अभी अराइवल के सामने वो बायर बने हुए हैं। तो जिग्नेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी सस्ते समय पे माल ले चुकी है दिसंबर जनवरी में, और करंट लेवल्स का इंडस्ट्री को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, इंडस्ट्री को और माल लेना है, लेकिन वो उन लोगों ने फॉरवर्ड सेल करके रखा है, तो वो धीरे धीरे करके ही लेंगे, क्योंकि अभी प्रेशर है और उनके अलावा कोई लेने वाला इस इंडस्ट्री में होता नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं आता है, तो प्रोसेसर के अलावा ये है नहीं। तो मतलब ये इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबल कमोडिटी के तौर पे अगर ये लोग लेते हैं ना, तो आगे जाके स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी अच्छी बन सकती है। पुखराज जी, आप कैसे देखते हैं? जैसे कहा गया कि एक तरीका है इस कारोबार में काम करने का, लेकिन जिस तरह से प्राइस मूवमेंट भी हमने आते हुए देखी है, इंडस्ट्री भी ऑफ कोर्स कई सालों तक कमोडिटी देखती है, उनको भी पता होता है कब रुकना है, कब खरीदना है, किन लोगों से बात होती है, वो लोग भी देखते हैं बाजार को। आप कैसे देखते हैं फिलहाल का तालमेल, चाहे वो किसान है, इंडस्ट्री है, और फिर बीच में यहाँ पर स्टॉकिस्ट? देखिए मनीषा जी, इसकी इंडस्ट्री छोटी है जी, तो छोटी इंडस्ट्री के अंदर एकजुटता बहुत जल्दी बन जाती है, एकजुट बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए जो फॉरेन की डिमांड होती है उसकी खबरें ठीक से बात नहीं आती। आज मेरी एक एक्सपोर्टर से बात हुई और वहाँ के एक इम्पोर्टर से बात हुई, तो यूरोप और यूएस में भी जो स्टॉक रखा हुआ था, जो बफर स्टॉक रखते हैं ये 6 महीने का, 8 महीने का, वो स्टॉक भी वहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब नए सिरे से फिर एक्सपोर्ट होगा। अभी तो जो भूसी का निर्यात हो रहा है वो $10 पे हो रहा है। अब इसको ये समझना पड़ेगा, इसकी 3-4 तरह की क्वालिटी होती है। जो भारत में जो क्वालिटी बिकती है, उस भूसी का दाम, जो इसबगोल से भूसी निकलती है, वो ₹1251 प्रति केजी है, जबकि जो फॉरेन मार्केट में बिकती है वो $10 प्रति केजी, यानी ₹820 के भाव होंगे, ये 1251 के भाव होंगे। तो ये 1251 वाली भाव की जो भूसी है ये भारत में बिकती है, और इसकी डिमांड की जहां तक बात है, इसकी डिमांड कम नहीं होती है, कम नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों को इसको इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करना ही है। और अब तो नए सिरे से भारत में भी मल्टीग्रेन आटे के अंदर इसको मिलाने लगे हैं। क्या यूरोप और यूएस में तो हो ही रहा था। तो अब जब वायदा बाजार खुल गया, वायदा बाजार खुलने से एक फायदा ये हुआ है कि अब इसके भाव गुप्त नहीं रहे, वो सबके सामने आ गए। आपको मैं बताऊं कि इसबगोल, अब जिग्नेश जी वहाँ पे ऊंझा में रहते हैं, ऊंझा में 26,000, 24,000, 23,000 रुपए इसबगोल बिकता है। वहीं ऊंझा की फैक्ट्रियां नोखा में, मेड़ता में 28,000, 29,000, 27,000 तक परचेज करती है। क्यों परचेज करती है? कि उनको वो क्वालिटी चाहिए जो पैकेट बंद यहाँ पे बिकती है, उसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट पैकेट माल बोलते हैं, तो वो इनको चाहिए। तो डिमांड लगातार बढ़ी है। इन भावों पे भी वो रुक नहीं रहे हैं, उनकी खरीदारी रुक नहीं रही है जो डोमेस्टिक डिमांड वाले हैं। तो फॉरेन का जहां तक पैसे की कमी की बताइए, तो पैसे का फॉरेन ये अगले सप्ताह से इसका पैसे की आवक शुरू हो जाएगी, उस समय फिर असर देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री ने जो एडवांस बेच रखा है वो वाकई तकलीफ में है, हम भी उसकी तकलीफ में उनके साथ हैं। पर ये तो व्यापार का एक हिस्सा है कि रॉन्ग और राइट। आपने एडवांस बेच रखा है, यदि मंदा हो जाता तो आपको फायदा होता, अब चूंकि तेज हो रहा है तो आपको नुकसान होगा, इसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और किसान को पैसे जो मिल रहे हैं इस बार सबसे अच्छी बात है, चाहे जीरा हो चाहे सब, किसान को पूरे पैसे मिल रहे हैं। और किसान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कुछ न कुछ इन भावों से हो रही है। नहीं तो इसबगोल के पैसे किसान को बहुत लेट से मिलते हैं, किसी किसी को मिलते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं है। एकदम बीच सीजन में एनसीडीएक्स ने इसको लॉन्च करके हर किसान को बता दिया कि तुम्हारी फसल की ये भाव है। अब किसान वो कोई नीचा लेना भी चाहे एकजुट होके कार्टेल बना के तो ले नहीं सकता। ये भाव है वो सार्वजनिक हो गए हैं और सार्वजनिक तौर पर हमेशा सामने रहते हैं। जी हाँ, एक तो एब्सोल्युटली बहुत बड़ी बात है कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर भाव दिखने शुरू हो जाते हैं तो वो किसान, स्टेक होल्डर, जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनको भी मालूम पड़ता है कि रेफरेंस प्राइस यहाँ पर क्या है। और जैसे आपने कहा, इंडस्ट्री की ऑफकोर्स जो खींचातानी है वो तो यहाँ पर जारी रहेगी ही, और स्पेशली जब भाव यहाँ पर चढ़ने लगे हैं तो सबकी नजरें यहाँ पर होती भी हैं। लेकिन आप दोनों ने जैसे कहा कि यहाँ पर तेजी और बन सकती है। 25,000 के आसपास के यहाँ पर भाव हैं और 30, 35, 32 तक तो लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ ही रहे हैं।
बहुत शुक्रिया पुखराज जी, जिग्नेश जी, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और ईसबगोल के बारे में वो बहुत इत्मीनान से हमारे दर्शकों के साथ बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ इतना ही समय इस काम कार्यक्रम में, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।